नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की चर्चाएं, कुछ मानव मूल्यों की, कुछ कथाओं की चर्चाएं। आज मैं आपको ज्योतिष के 3 योगों पर व्याख्या दूंगा। ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बड़े आसान हैं समझने में, कोई मुश्किल नहीं है। पहले योग का नाम है दामिनी योग, और दूसरे का नाम है पाश योग, और तीसरे का नाम है केदार योग। अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से इस चर्चा को सुने। दामिनी योग, देखिए, मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूं कि ग्रह वैसे 9 हैं, लेकिन राहु केतु को हम ग्रह नहीं मानते, छाया ग्रह मानते हैं, इसलिए हम 7 ग्रहों को ही लेते हैं। अगर 7 ग्रहों में से 6 स्थानों पर वो सातों के सातों ग्रह या उनमें से कोई ग्रह चला जाए, यानी कि 6 स्थानों पर ग्रह आ जाएं, तो दामिनी योग लग जाएगा। 6 स्थानों पर ग्रह आ जाएं, 12 कॉलम्स की कुंडली होती है, 6 स्थानों पर अगर ग्रह चले जाएं तो दामिनी योग इज फॉर्म। दामिनी योग वाला व्यक्ति, आप सुनिएगा मेरी बात को, एक निपुण व्यक्ति होता है, अपने काम में परफेक्ट, दुनिया के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करने वाला, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे काम करने वाला, सही सोचने वाला। दामिनी योग, इसलिए इसको दामिनी योग का ही नाम दिया गया कि जो सबके साथ परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ चले। तो आप पहला मेरा ये समझ गए होंगे कि दामिनी योग इज फॉर्म्ड व्हेन 12 खानों में 6 ग्रह आ जाएं, 6 कॉलम्स के अंदर ग्रह हों, दामिनी योग इज फॉर्म्ड। आप समझ गए होंगे, 12 में से 6 के अंदर, ये नहीं आप आधे लगा लो, कोई कहीं हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है, 6 में होने चाहिए। राहु केतु को निकाल देना उसमें से। आगे चलता हूं। अगला है पाश योग। सिंपल, पाश योग में वो कहता है कि अगर 12 में से 5 कॉलम्स के अंदर, अगर 12 में से 5 कॉलम्स के अंदर, 5 खानों के अंदर, 5 घरों के अंदर ग्रह हों तो पाश योग। वैसे तो पाश योग को उसने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे लोग मिलनसार, जैसा कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेन देन में खरा होना, सबके साथ बना के चलना, लेकिन जिंदगी में कभी को कोई ऐसी गलती कर सकता है कि उसको कोई यातना झेलनी पड़े, कोई सजा भुगतनी पड़े। लेकिन बहुत से शास्त्रकारों ने इस बात को काट दिया कि ये चीज़ इस योग में लागू ही नहीं होती। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, सोच नहीं तजर्बा है। उनका नहीं, पाश योग में ये लाइन गलत है, हम नहीं मानते। ये ऐसे लोग उत्साही, काम करने वाले, दूसरों के काम आने वाले और बड़े अच्छी नीयत के लोग होते हैं। मैंने सबसे पहले वाले योग की, पाश योग तो नंबर 2 पे मैंने रखा है इसको। जो मैं दामिनी योग की बात बता रहा हूँ, दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड पर्सन। दामिनी योग जिसमें 6 के अंदर ग्रह बैठे हों, 6 कॉलम्स में 7 ग्रह बैठे हों। 7 का मतलब मैं ये नहीं कहता, 6 कॉलम्स भरे होने चाहिए। पाश योग के अंदर 5 कॉलम्स भरे होने चाहिए। और जो अंतिम मैं बता रहा हूँ, केदार योग, केदार योग के अंदर 12 में से 4 कॉलम्स के अंदर सारे ग्रह होने चाहिए। राहु केतु को छोड़ दीजिए। ऐसे व्यक्ति वैसे तो खेती बाड़ी भी करते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं, लेकिन आलसी होते हैं। इस पर काफ़ी सारे उसने कमेंट्स और भी दिए कि इनमें कोई ना कोई खामियां कमियां रहती हैं। खामियां कमियां आज की क्या हैं? यही है ना कि अगर 3/4 ऑफ द हॉरोस्कोप खाली पड़ी हुई है, 1/4 में, यानी कि 4 में चले गए ग्रह, 12 में से 4 में आ गए, तो काफ़ी सारे तो खाली रह गए। जो खाली रह गए उनके प्रभाव सिर्फ उनके मालिकों से देखे जाएंगे कि 10वां खाली पड़ा है तो 10वें के मालिक को पकड़ो, वो किस स्थिति में है। अगर वो सही स्थिति में है तो बिल्कुल ठीक है, अगर उसकी स्थिति खराब है तो 10वें खाने को भी खराब कर देगा। यही समझने की बात थी।
मैं आपसे अक्सर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चर्चा ऐसी कर जाता हूँ जो लाभकारी भी हो और आपके काम भी आए। मैंने शनि के बारे में आपको बताया, कुछ दिन पहले भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था। चौथे घर में लोग कहते हैं जी उच्च का बैठा है, जी तुला गया, जी कर्क लगन है, तुला में शनि चला गया, बिल्कुल काम नहीं करेगा। सुख स्थान पर चौथा घर सुख स्थान होता है। अगर हमने 7वें का सुख स्थान देखना हो तो 10वां घर देखना पड़ता है। 7वां घर जीवन साथी का और बिजनेस के साथी का होता है, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर का होता है। उसका सुख देखना हो तो 10वें में आ जाओ। बड़ा क्लियर गणित है, आप उस गणित को पकड़ते चले जाओ, आप आगे के रास्तों को खुद पकड़ते चले जाओगे। अगर आपने लगन, लगन मीन्स आवर सेल्फ, हम खुद, मैं खुद, मेरी कुंडली का लगन मैं हूं। अगर मेरा चौथा घर, मेरे सुखों का घर शनि ने लपेट लिया, भले वो उच्च का हो गया, राहु ने, केतु ने, इन्होंने ये बैठ गए, तो सुखों में कमी आ सकती है। मैं ये कहूँ कि समूची कमी आ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर आएगी, क्योंकि चौथे घर में पापी ग्रह का बैठना अच्छी इंडिकेशंस नहीं देता। एक चीज मैंने आपको बहुत पहले और भी बताई थी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों मैं यूट्यूब पर नहीं आ सका, आपको पता ही होगा कि मैं नहीं आ पाया, थोड़ा व्यस्त हो गया था। अगर 10वें घर में शनि बैठा हुआ हो, ये शब्द तो मैंने कई पुस्तकों के अंदर पढ़े, कई ग्रंथों के अंदर पढ़े। 10वें घर का शनि व्यक्ति को एक बार तो बड़ी उन्नति देता है, चाहे वो किसी राशि का हो, बहुत उन्नति देता है, लेकिन जीवन के किसी क्षेत्र में आकर ये पतन के मार्ग प्रशस्त कर देता है, व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आता है। लेकिन अगर वहाँ मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो उसकी उन्नति यथावत बनी रहती है। आज का वीडियो 7 मिनट का हो गया, मैं भी आज्ञा चाहूँगा। माँ सरस्वती मेरी इष्ट देवी की कृपा आप पर बनी रहे, आप सुखी रहें। सुख है तो जीवन है। अगर जीवन के अंदर सुखों की कमी आ जाए तो जीवन भारी सा लगने लग जाता है, और जब सुखों का तो समय बीतते पता भी नहीं चलता, और दुख के दिन नहीं बीतते। सुख के जो दिन होते हैं बहुत जल्दी भागते हैं, और दुख के दिन बीतते नहीं। मैं परमात्मा से, माँ सरस्वती से, भोलेनाथ से, हर देवता से, और सबसे बड़ी जो आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है, उसको प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसा कर्म ना होने देना मनुष्य से जिसके उसको बाद में फल भोगने पड़ जाए, जिसके लिए बाद में वो अपमानित या निंदित होता रहे। ऐसा मत करना, सब पर कृपा करना। और उसकी इसीलिए माँ सरस्वती के नाम पर उन्होंने कहा कि इसको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करो। सद्बुद्धि तो हो ही हो, मेधा और प्रज्ञा बुद्धि भी हो, ताकि हम अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों की ओर देखें। आप सुखी रहो, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें, घर में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।